गुड नून क्लास। हम हाजिर हैं अपने यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ। हम इस सेशन में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स पॉलिटी के कंप्लीट करेंगे। और मतलब कंप्लीट क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम लेंगे जिनको हम एलेबरेट करेंगे। और ये सेशन ये मत समझिएगा कि केवल यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये उसी के साथ पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और भी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूँगी उनमें मैं वनडे एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी उसको एक्सप्लेन करूँगी कि हाँ उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं, उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो प्लीज़ इस सेशन को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इस सेशन का जो पीडीएफ होगा वो आपको क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप वहाँ से भी इसका पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यानी डीपीएसपी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डीपीएसपी हमारा आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में दिया है, जैसा कि सब जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इस पर फोकस करिए। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में हमारा डीपीएसपी दिया है। ठीक है, हम अपने पहले ऑप्शन की बात करते हैं। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये तत्व क्या, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन बी है, इस तत्व में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि डीपीएसपी जो है किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यहाँ पे प्रवर्तनीय का मतलब क्या है, प्रवर्तनीय का सीधा सा मतलब है कि इनका उल्लंघन होने पे, यानी कि हमारे किसी भी अगर डीपीएसपी के राइट का हमारा उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके खिलाफ रिट नहीं दायर कर सकते, उसके खिलाफ याचिका नहीं दायर कर सकते। जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है, यानी कि मूल कर्तव्य की मूल अधिकार की जब हम बात करते हैं तो उनके हनन के मामले में हम उनके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे प्रवर्तनीय हैं। बट जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी हमारा प्रवर्तनीय नहीं है, इनके उल्लंघन पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि भले ही डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है बट विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। यानी कि जब कोई विधि बनती है, जब कोई कानून बनता है तो इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। यानी राज्य ऐसी विधि बनाता है, ऐसे तत्व बनाता है, ऐसे कानून बनाता है जो डीपीएसपी को लागू करते हैं। जैसे हमारा 39D, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आर्टिकल 45, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आर्टिकल 45, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो इसके लिए हमारा राइट टू फूड की बात हम करते हैं। ठीक है, राइट टू फूड की बात करते हैं। इसी के लिए हमारा राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष राइट टू एजुकेशन आरटीई लाया गया 2009। तो ये सारी चीज़ें यानी कि हम इसमें देख सकते हैं जो हमारे विधि बनाए जाते हैं वो डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये राज्य का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे डीपीएसपी अपने आप लागू हो। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है। यानी कि जो हम मत देते हैं, यानी कि हम किसी भी इलेक्शंस में, या जैसे चुनाव होने वाले हैं यूपी में, तो किसी भी चुनाव में जो हम मत देते हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमें मत देना है या फिर हमें निर्वाचित होना है, यानी किसी भी चुनाव की प्रक्रिया में हमें निर्वाचित होना है। तो इसके लिए जो है कोई भी ऐसा ये मूल अधिकार नहीं है। यानी मूल अधिकार में ऐसा नहीं लिखा, नैसर्गिक अधिकार नहीं, यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त अधिकार नहीं। नैसर्गिक का मतलब यहाँ पे होता है प्रकृति द्वारा प्राप्त अधिकार। संवैधानिक अधिकार नहीं, ये एक विधिक अधिकार है। यानी कि एक विधिक अधिकार है जिसके द्वारा ये होता है कि हमें जो अधिकार दिए गए हैं वो विधिक अधिकार हैं, और मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार हमें विधिक अधिकार है। ये जो है दिया गया है आरपीए एक्ट 1951 में दिया गया है कि एक विधिक अधिकार है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ऐसा दिया गया है कि ये हमारा जो है विधिक अधिकार है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
पीपल एक्ट 1951। ठीक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन है किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, तो ये गलत है। किसी भी राज्य की विधान परिषद जो होती है वो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, और उसकी जो मिनिमम जनसंख्या होती है वो 40 होती है, यानी 40 से ज़्यादा या कम नहीं हो सकती, और 1/3 ऑफ विधानसभा नहीं हो सकती, यानी कि 40 से कम नहीं हो सकती है, 40 हो सकती है 40 से ज़्यादा, और 1/3 ऑफ विधानसभा की जितनी जनसंख्या होगी वो हो सकती है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि किसी राज्य का राज्यपाल नहीं बल्कि विधान परिषद सदस्य अपने में से सभापति का निर्धारण करते हैं। जो सभापति का निर्वाचन होता है वो विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से सभापति का निर्वाचन करते हैं, ना कि राज्यपाल उसका निर्वाचन करता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे दोनों ऑप्शन गलत हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो है हमारे संविधान का रक्षक है। ठीक है, संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान का अभिरक्षक है। जैसा कि हम जानते हैं 9th शेड्यूल में ऐसा कहा जाता है कि 9th अनुसूची ऐसी होती है जिसमें कहा जाता है अगर उसमें कोई कानून डाल दिया जाए तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकती, यानी अपना निर्णय दे सकती, पर ऐसा नहीं है। 9th शेड्यूल में भी के विषयों पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे सकती है और उसका जुडिशल रिव्यू कर सकती है। यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ कि केशवानंदन भारतीवाद जो हमारा था 1973 का केशवानंदन भारतीवाद जो हमारा एक बहुत फेमस केस है, 13 जजमेंट के 13 लोगों के बैठक के साथ 13 लोगों की बेंच जिसमें बैठी थी, सबसे बड़ी आज तक की बेंच कही जाती है, जिसमें 13 लोगों की बेंच ने निर्णय दिया था केशवानंदन भारतीवाद 1973 का। उसमें जो है आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट लाया गया था। किसका कॉन्सेप्ट लाया गया था? आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसमें ये कहा गया कि यदि संसद कोई भी कानून बनाती है तो वो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती है, यानी कि जो भी संसद कानून बनाएगी वो आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। यदि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है। ठीक है, यानी कि आधारभूत ढांचे के अलावा ही संशोधन किया जाएगा संसद के द्वारा, उसमें रहकर नहीं। अब आधारभूत ढांचे में कौन कौन सी बातें हैं? इसमें कई बातें हैं। ये भी कहा गया है कि इसमें आगे और भी बातें जोड़ी जा सकती हैं, जैसे जो हमारा पंथ निरपेक्षता है, ये हमारे आधारभूत ढांचे के अंदर आती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद जो होगी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये भी हमारा आधारभूत ढांचे में आता है। ऐसे हमारे कई नियम हैं जो हमारे आधारभूत ढांचे के अंदर आते हैं, जिस पर आप ध्यान दीजिएगा। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, और आपको नहीं तो पॉलिटी के बुक में आराम से, कोई भी आप पॉलिटी की बुक प्रेफर करते हो उसमें आपको ये ज़रूर मीनिंग किया हुआ या ज़रूर इसको डिक्टेट किया हुआ मिल जाएगा। तो आधारभूत ढांचा एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लेकर मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस के मेंस में भी जब मैंने दिया था तो इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको भी आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि आधारभूत ढांचे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि धन विधेयक जो होता है राज्यसभा, ये सही है। पहला हमारा ऑप्शन, पहली चीज़ तो सही है। ठीक है, हमारा अगला ऑप्शन है राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, तो ये हमारा ये ऑप्शन भी सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं की जा सकती, तो ये गलत है। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन से लेके चलते हैं, फिर एक एक ऑप्शन को हम एलिबरेट करते हुए चलेंगे। पहला हमारा ऑप्शन है राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। तो मैं बता दूं पहली चीज़ तो धन विधेयक जो होता है हमारा, जो हमारा धन विधेयक है वो आर्टिकल 109 और 110 में दिया गया है। ठीक है,
जो हमारा धन विधेयक है वो आर्टिकल 109 110 में दिया गया है। वित्त विधेयक और ठीक है 109 और 110 में दिया गया है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा केवल इसे 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर राज्यसभा कोई भी उसमें संशोधन पारित करती है, कहती है लोकसभा से कि इसमें ये संशोधन किया जाए या फिर ये मुद्दा ऐड किया जाए, तो वो केवल 14 दिन तक उसको रोक सकती है। अगर वो लोकसभा चाहे तो 14 दिन बाद उसके दिए हुए संशोधनों के बिना भी, यानी कि वो संशोधन ना करे, जैसा उसका जो पूर्ववत रूप था उसके उसी प्रकार से उसको पास भी कर सकती है। यानी कि ये लोकसभा की अथॉरिटी होती है, राज्यसभा की इसमें कोई खास अथॉरिटी नहीं होती। राज्यसभा केवल 14 दिनों तक उसको रोक सकती है, उसके बाद उसे पास करना ही पड़ेगा, लोकसभा उसे अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी ये भी सही है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। यहाँ पे मैं बता दूं कि अनुदान जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक संचित निधि पर भारित अनुदान, और एक संचित निधि के भारित के अलावा अनुदान। ठीक है, एक जो होते हैं वो भारित होते हैं, एक जो होते हैं भारित नहीं होते। तो जो संचित निधि पर भारित होते हैं उसमें सदन में मतदान नहीं होता है। संचित निधि पर भारित जो अनुदान होते हैं उसमें सदन पर मतदान नहीं होता है, और जो संचित निधि पर भारित नहीं होते उसमें मतदान होता है। ठीक है, लोकसभा में मतदान होता है। तो राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, ये सही है। और संचित निधि जो है हमारे आर्टिकल 266 में दिया है, आर्टिकल 266(1) में हमारी संचित निधि दी है। ठीक है, आर्टिकल 266 ऑफ सब क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसकी संचित निधि दी है, और सब क्लॉज 2 में पब्लिक निधि यानी कि लोक निधि का वर्णन किया गया है। थर्ड ऑप्शन में हम चलते हैं, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं की जाती। पहले तो मैं आपको बता दूं, वार्षिक वित्तीय विवरण से तात्पर्य यहाँ पे बजट से है। ठीक है, यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण का तात्पर्य है बजट। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण की हम बात कर रहे हैं ये उसका तात्पर्य है बजट। बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 112 जो है बजट की बात करता है। ठीक है, बजट जो है, बजट को लेकर दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो है चर्चा होती है, और दोनों सदनों से पास होना इसका इम्पॉर्टेंट होता है। बजट अगर दोनों सदनों से पास नहीं होता है तो बजट पास नहीं माना जाता है, यानी कि बजट का दोनों सदनों से पास होना और दोनों सदनों में चर्चा होना उसका आवश्यक है। आर्टिकल 112 में बजट की संज्ञा दी है। और ऐसा, हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बजट जैसा कोई वर्ड संविधान में लिखा है, तो नहीं लिखा है। बजट कहीं भी संविधान में लिखा है, जबकि इसको वार्षिक वित्तीय विवरण ही बोलते हैं, यानी संविधान में जो हमारा लिखा है वो वार्षिक वित्तीय विवरण ही लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह उपबंध जो है हमारा किया गया है मूल कर्तव्य में। ठीक है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, ये मूल कर्तव्य में किया गया है। ये मूल कर्तव्य जो है हमारे 51A में डिफाइन किए गए हैं। भाग 4 का के 51A में 51A का जो तीसरा मूल कर्तव्य है, यानी टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, और उसका जो तीसरा मूल कर्तव्य है उसमें ऐसा लिखा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, ये चीज़ हो गया। जो मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें यहाँ पे, चूँकि हम फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो मूल कर्तव्य जो है हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया था। जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत। इसमें जो भाग 4 का में से डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका जो तीसरा भाग है ये उसका स्टेटमेंट है। पर जो है आपको पूरा मूल कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए। मूल कर्तव्य के लिए ये भी है कि मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनके खिलाफ आप कहीं भी जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते, याचिका दायर नहीं कर सकते। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का
आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है? ये डीपीएसपी में है। डीपीएसपी यानी कि इसकी हम पहले बात कर चुके हैं, डीपीएसपी में है, कल्याणकारी राज्य का आदर्श। डीपीएसपी किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसके उल्लंघन पर आप कहीं नहीं जा सकते हो, कहीं आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। पर विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है, यानी कि विधि बनाने में यदि कोई विधि बनाई जाती है तो उसमें जो है राज्य का कर्तव्य होता है कि इसको लागू किया जाए, इसके बारे में काम किया जाए। जैसे कि अगर आपको समान कार्य के लिए समान वेतन डीपीएसपी के थ्रू आपको प्रदान करना है तो उसके लिए आपको विधि बनानी होगी कि हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन सबको दिया जाए। अगर हम आर्टिकल 44 की बात करें कि समान नागरिक संहिता, अगर हम यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करें, समान नागरिक संहिता, तो उसके लिए जो कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी कि हाँ, उसको विधि बनाने के में इन तत्वों को लागू किया जाए, ये राज्य का कर्तव्य है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। इसको मैं जूम कर देती हूँ। हाँ, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, तो ये गलत है। भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में। ठीक है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये भी गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, जबकि जो मुख्य सचिव होता है यानी कैबिनेट सचिव जो होता है वो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। सिविल सेवा बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, यानी मुख्य सचिव होता है, ना कि प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। वैसे तो इसके चारों ऑप्शन सही है कि लोकसभा जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जाती है, ये ऑप्शन भी, पहला ऑप्शन भी हमारा सही है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये भी सही है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। पर यहाँ पे चूंकि संसदीय प्रणाली की सरकार की बात की जा रही है कि संसदीय प्रणाली की सरकार का मेन इम्पॉर्टेंस क्या है, मेन उसका जो है बेस क्या है, तो वो ये है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये हमारा जो है आर्टिकल 75 थर्ड में दिया गया है। आर्टिकल 75 थर्ड में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद जो होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये जो है हमारा मतलब जो हमारा ये जो हमारी क्वालिटी है संसदीय प्रणाली की, ये हमारी ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से ली गई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में पाँचवीं अनुसूची और छठवीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो ये अनुसूचित जनजातियों के हितों को संरक्षण के लिए किए गए हैं। ये तो सबको पता है कि पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची जो होती है हमारी अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि पाँचवीं अनुसूची क्या है। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल की हम बात करें, फिफ्थ अनुसूची जो है 9 राज्यों में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के हित के संरक्षण के लिए काम करती है। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है आंध्रा, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान। ये जो हमारे 9 स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के लिए पाँचवीं अनुसूची काम करती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि राष्ट्रपति द्वारा ही अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। जो हमारे संविधान में अनुसूचित क्षेत्र, अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है उसकी जनसंख्या के आधार पर, तो ये राष्ट्रपति की अथॉरिटी है कि राष्ट्रपति ही अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ना कि कोई और। राज्यपाल द्वारा प्रेसिडेंट को रिपोर्ट की जाती है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र वहाँ होते हैं जहाँ होते हैं वहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाता है। किसका गठन किया जाता है?
जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 6th अनुसूची की बात करते हैं। 6th अनुसूची की बात करें तो 6th अनुसूची में 4 राज्यों की बात की जाती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, यानी AMTM। इस चीज़ में यहाँ पे बता दूँ स्टूडेंट्स कि आपको जैसे कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें आपको कई लेंदी वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। जैसे आपको कोई मैपिंग का हो कि क्या बोलते हैं, कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज़ है, या फिर कौन सी कंट्रीज़ मेडिटेरेनियन सी के आसपास है, ऐसा समथिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप प्लीज़ उसको कोड में याद रखिए। जैसे पूछा जाए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश आते हैं, तो उन सबको आप कोड में याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा भूलते भी हैं और हमें कई बार रिवीजन करना पड़ता है। एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि ये कई जगह पूछे जाते हैं। तो इसको याद करने का यही ट्रिक है कि आप उनको कोड बना के याद करें, जिससे वो जल्दी भी याद होंगे और आपको कभी भूलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे इसलिए मैं बता रही हूँ, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, 4 जो स्टेट होते हैं वो 6th अनुसूची में आते हैं। तो उसको आप AMTM के कोड से भी याद रख सकते हैं कि AMTM, या फिर ATM², ऐसे ATM², इससे भी आप याद कर सकते हैं कि हाँ आपको वो चीज़ याद रहे। AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम में स्वशासी ज़िले बनाए जाते हैं और 30 सदस्यीय जिला परिषद होती है। स्वशासी ज़िले बनाए जाते हैं, ठीक है, स्वशासी ज़िले बनाए जाते हैं और 30 सदस्यीय जिला परिषद होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के संबंध में क्या होता है। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए काम करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं और ऑप्शन पे अगर बात करें कि राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, तो ऐसा नहीं है। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों के लिए हमारी 11th अनुसूची है। ठीक है, 11वीं जो अनुसूची है वो हमारी पंचायतों की शक्तियों की बात करती है, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए, तो ये भी गलत है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची की किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से प्राप्त कर लिया जाए। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्राप्त कर लिया जाए। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से प्राप्त कर लिया जाए। राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विधेयक पर अगर विधिक शक्ति प्राप्त करती है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यदि ये संकल्प पारित हो जाता है, यानी कि विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये हमारा किस आर्टिकल में दिया है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका आर्टिकल 249 में दिया गया है। आर्टिकल 249 कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने का अधिकार उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से पारित अगर होता है, तो आर्टिकल 249 के तहत संसद को उस राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, पहले मैं बता दूं ग्राम न्यायालय अधिनियम ये 2008 का है। ठीक है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं, तो ये गलत है। जबकि ग्राम न्यायालय सिविल मामले और आपराधिक मामले दोनों की सुनवाई कर सकता है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ये हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का जो है उसके अध्याय 3 की धारा 11 सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई का अधिकार देती है। ग्राम न्यायालय को सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई का अधिकार देती है। ठीक इसी तरह अध्याय 5 की धारा 27(1) जो है वो सुलहकर्ता के रूप में स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को स्वीकार करती है। सुलहकर्ता के रूप में स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को स्वीकार करती है, यानी कि अध्याय 3 का धारा 4 जो है वो सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में उसको जजमेंट का अधिकार देती है, सुनवाई का अधिकार देती है। ठीक इसी प्रकार अध्याय 11 का अध्याय 5 की धारा 27(1) जो है उसे सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्य सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। किसी राज्य के मुख्य सचिव का उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं कि राज्यपाल द्वारा जो नियुक्ति की जाती है वो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। यानी जब मुख्यमंत्री परामर्श देता है राज्यपाल को तभी वो मुख्य सचिव की नियुक्ति कर सकता है। और राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये एक संसदीय पद नहीं है, यानी ये एक वैधानिक पद है। ये एक वैधानिक पद है, कार्यपालिकी पद नहीं है, इसलिए इसका नियत कार्यकाल नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि मुख्य सचिव कहाँ कहाँ काम करता है, क्योंकि ये चीज़ कई बार पूछा जाता है कि मुख्य सचिव क्या सचिव होता है, कहाँ का काम करता है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो मैं बता दूं सीएम का प्रधान सलाहकार होता है। ठीक है, सीएम का प्रधान सलाहकार होता है। राज्य मंत्रिमंडल का सचिव होता है। राज्य लोक सेवा का प्रमुख होता है। राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। और राज्य लेजिस्लेटिव का सबसे बड़ा पद होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव यानी कि हमारे जो विधायिका का सबसे बड़ा पद जो होता है वो मुख्य सचिव होता है, यानी कि मुख्य सचिव जो हमारा यहाँ पे हम मुख्य सचिव की बात कर रहे हैं वो होता है। और इसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसको एक नोट्स बना के प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपने एक बार पढ़ लिया है तो वो याद हो जाएगा, या फिर ये लोगों के बीच में मेंटालिटी रहती है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं तो दोबारा नहीं पूछे जा सकते। ऐसा नहीं है। ये होता है कि यूपीएससी के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, पर हाँ उनको बनाने का तरीका वही होता है। क्वेश्चन घुमा के आ सकता है बट जो बेसिक आपका है वो आपका तो सेम रहेगा। अगर कोई आर्टिकल है तो वो आर्टिकल सेम रहेगा, दैट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो आपको वो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज़ सेम रहेगी, तो उसको ज़रूर ध्यान दें। और कई बार ऐसा होता है कि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में या फिर वनडे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं उठा के, तो वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस पर ध्यान दीजिएगा। और हाँ ये सारी चीज़ें एक जगह नोट कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले टाइम में वो चीज़ याद रहे, क्योंकि एक बार में पढ़ने से आपको नहीं याद होगा, आपको इसे बार बार रिवाइज़ करना होगा। जैसे कि सब बोलते हैं वही मैं भी आपसे बोलूँगी कि एक बुक को 10 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि 10 बुकों को एक बार। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखते हुए ही क्लास आगे कंटिन्यू करिए। और प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये बच्चों के पास, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके तरफ तक भी पहुंच सके, क्योंकि हमारा फ्री इनिशिएटिव है कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं। तो प्लीज़ ये सब ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर लैप्स हो जाता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। पहली चीज़ मैं बता दूं कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर लैप्स हो जाता है, तो ये गलत है। क्योंकि लोकसभा में जब तक कोई विधेयक पास नहीं होता, जैसे कोई विधेयक लोकसभा में पास हो गया तो उसके बाद अगर उसका सत्रावसान होता है तो वो लैप्स हो जाएगा। पर अगर लंबित है कोई विधेयक तो वो लैप्स नहीं होता। ये लिखा है आर्टिकल 107 सब क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन के कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक सत्रावसान पर व्यवगत नहीं होगा। और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है तो लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। तो ये हमारा दिया है आर्टिकल 107 के सब क्लॉज 4 में। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 107 सब क्लॉज 4 में दिया है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है तो लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको लेकर मेंस के क्वेश्चंस भी बनते हैं। जब मैंने पीसीएस का अपना एग्जाम दिया था तो उसमें क्वेश्चन भी बना था। तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में अगर कोई विधेयक पारित नहीं हुआ है तो क्या होगा, फिर लोकसभा में विधेयक पारित हो गया है तो क्या होगा, राज्यसभा में अगर लंबित है तो क्या होगा, राज्यसभा पास कर दिए तो क्या होगा, राष्ट्रपति के पास लंबित है तो क्या होगा, या फिर राष्ट्रपति ने पास कर दिया है तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड 6-7 चीज़ें बनती हैं, 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये भी सही है।
संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही। यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, तो ये गलत है। भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है कि जो है ये इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है, जबकि ये अमेरिका के संविधान में यानी कि यूएसए के संविधान में लागू होता है कि यूएसए का जो संविधान बना था वो राज्यों के बीच सहमति का परिणाम था, तभी सारे राज्य जो है अपना अलग अलग संविधान भी रखते हैं, अलग झंडा भी रखते हैं और अलग अलग नागरिकता भी प्रदान करते हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है कि वो सहमति का परिणाम है, इन्हें मिलाया गया और अब एक हम यूनिटी के रूप में काम करते हैं और हमारा एक संविधान, एक झंडा और एक ही नागरिकता की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका भले है, शक्तियों का बंटवारा है, बाकी सारी चीज़ें हैं, पर ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से, इसको मैं जूम कर देती हूँ, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायी जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसका उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसके जनता पर नियंत्रण हास्योन्मुख दिशा में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है कि मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत क्या हैं। तो सरकार का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनता के द्वारा ही सरकार का निर्वाचन होता है, तो सरकार का एक प्रतिनिधित्व बनता है, सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति कि वो जनता के कोई हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाए, नियम बनाए, नीतियों का निर्धारण करे और उसी के अनुसार उनका कितना क्रियान्वयन हो रहा है उसकी भी जाँच करे और कुछ भी गलत होने से रोके। तो सरकार का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इसी को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र को निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये मंत्रिमंडलीय स्वरूप सरकार का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध ये आपका है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। आर्टिकल 23 और 24 जो है हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये हमारा आर्टिकल 23 है। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये हमारा आर्टिकल 17 है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये हमारा 29 और 30 आर्टिकल में आता है। कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेध ये हमारा लगभग हम मान सकते हैं 24 है, पर ये पूरी तरह 24 नहीं है, क्योंकि 24 में ये दिया गया है कि 14 साल से छोटे बच्चों का नियोजन का निषेध है कारखानों और खदानों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला आंसर होगा वो सही होगा, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है। तो राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही होगा, इसका बी, यानी कि जब कोई कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है, यानी कि आर्टिकल 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि राज्य विधानसभा का विघटन हो या फिर स्थानीय निकाय का विघटन हो, परंतु राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है उसको हटा दिया जाता है। राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है उसको हटा दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो विधानसभा काम नहीं करती है, यानी विधानसभा के जो भी नियम बनाने हैं, जो भी विधि लागू करनी है, उसकी जगह जो हमारी केंद्रीय शासन है वो काम करता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। मैं आपको बता दूं कि संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शासन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। इसकी जगह यह बोला जाता है संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि यदि किसी संवैधानिक तंत्र की विफलता किसी राज्य में देखने को मिलती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी कि जो वहाँ की विधानसभा है, यानी कि उस राज्य की जो विधानसभा है वो संवैधानिक तंत्र के हिसाब से काम नहीं कर रही, यानी संविधान का उल्लंघन कर रही या फिर केंद्र द्वारा दिया गया काम पूरी तरह से नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, विधियों और कार्यपालिकीय आदेशों के संवैधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार।
और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, ये गलत है। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार, ये भी गलत है। न्यायपालिका का सामान्य या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार, ये भी गलत है। यहाँ पे न्यायिक पुनरीक्षण की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका आंसर ए होगा कि विधियों और कार्यपालिकीय आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का अधिकार। यानी कि अगर कोई किसी भी नियम में संवैधानिकता की बात आ रही, यानी संसद कोई ऐसा कानून बना रही है जिससे कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी न्यायिक पुनरीक्षण कर सकती है, यानी उस पर पुनः अपना निर्णय दे सकती है, या तो उस विधि को खारिज कर सकती है या फिर उस विधि को कुछ सॉल्यूशन के साथ, कुछ परिवर्तन के साथ, अमेंडमेंट के साथ, संशोधन के साथ उसको पारित कर सकती है। यहाँ पे न्यायिक पुनरीक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यायिक पुनरीक्षण जो है इसके अलावा एक और वर्ड आता है न्यायिक अतिसक्रियता। न्यायिक अतिसक्रियता, जुडिशियल ओवरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जुडिशियल ओवरव्यू की बात क्यों की जाती है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसको लेकर मेंस की एक आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ न्यायिक अतिसक्रियता होती क्या है। ये इससे सीधा सा तात्पर्य है कि जब जो न्यायालय होता है वो संसद के विधिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने लगे, क्योंकि साधारण सी बात है कि जो विधि बनाने का जो काम होता है वो कार्यपालिका का होता है, यानी संसद जो है विधि बनाती है। न्यायपालिका का काम है कि वो जो है जजमेंट दे, वो गलत हो रहा है तो उसको रोके। पर अगर न्यायालय जो है विधि बनाने का काम करने लगे, यानी संसद के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे, तो उसे न्यायिक अतिसक्रियता कहते हैं। जैसे कुछ समय पहले ये हुआ था कि जो मूवीज़ थिएटर थे, मूवी हॉल्स में जो है न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि मूवी शुरू होने से पहले वहाँ पे राष्ट्रगान बजेगा। तो ऐसा, इसके अलावा जो एक और निर्णय दिया गया था न्यायालय के द्वारा कि हाईवे के 2 किलोमीटर के अंदर शराब की बिक्री नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें संसद का काम है कि संसद इन सब चीज़ों को लेकर निर्णय दे सकता है, विधि बना सकता है, न्यायपालिका का नहीं। परंतु अगर न्यायपालिका भी ये काम कर रही है तो न्यायपालिका की अतिसक्रियता दिखाई देती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको लेके कई बार मेंस के आंसर राइटिंग में पूछा जाता है। इसको लेके आप मेंस का एक आंसर तैयार कर सकते हैं कि न्यायिक अतिसक्रियता क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या हैं, और इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको रोका जाना चाहिए या नहीं। ये एक मेंस का आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेके मेंस की आंसर राइटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सब टॉपिक मेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं पर प्री में भी पूछे जाते हैं। तो आपको प्री में ध्यान रखिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि न्यायिक पुनरीक्षण क्या है और न्यायिक अतिसक्रियता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, ठीक है। तो ये गलत है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय निकाय है, ठीक है, 3 सदस्यीय निकाय है। 1993 के पहले जो हमारा निर्वाचन आयोग था वो बहुसदस्यीय निकाय होता था, पर 1993 के बाद से ये 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ये ठीक है, और उसके बाद 2 उसके सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनावों और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, यह भी गलत है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग जो होता है वो जो है आम चुनावों और उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। हमारा थर्ड ऑप्शन है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय संबंधी विवाद निपटाता है, ये हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा सही है। जो निर्वाचन आयोग होता है वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवादों का निपटान करता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। अगला हमारा ऑप्शन है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो पहले हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि क्या उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 50% वोट पाना अनिवार्य है, तो ऐसा नहीं है। हमारे संविधान के हिसाब से यदि कोई उम्मीदवार बाकी सभी उम्मीदवारों से ज़्यादा मत प्राप्त करता है, चाहे वो एक ही मत ज़्यादा हो, तो वो ही विन होता है, यानी कि वही जीतता है और कोई नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम 100% वोट की बात करें कि अगर 100% वोट हैं तो किसी को अगर 27% वोट मिले हैं, किसी को 25 मिले हैं,
किसी को 24% मिले हैं, ऐसे ही सबको हैं जो कम है। तो 27% वाला ही जीतेगा, यानी कि 50% से ज़्यादा मत पाना अनिवार्य नहीं है। जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होगा वही जीतेगा और कोई नहीं। ठीक। अगला हमारा ऑप्शन है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, ये सत्य है कि जो हमारे जो संसद में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष वाले दल को जाता है, परंतु ऐसा कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है। ठीक है। ये व्यवहार की परिपाटी में इसका यूज़ किया जाता है, यानी जो संसद की व्यवहार की परिपाटी है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली थी। सर्वाधिक मत प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक मत प्राप्त करना ज़रूरी होता है, 50% प्लस वोट प्राप्त करने की बाध्यता नहीं है। और लोकसभा अध्यक्ष बहुमत वाले दल का नेता होगा, उपाध्यक्ष जो होगा विपक्ष वाले दल का नेता होगा। ये संविधान में नहीं लिखा, जबकि व्यवहार की परिपाटी में इसका प्रयोग किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 80, पहले चीज़ तो मैं बता दूं कि आर्टिकल जो हमारा 84 है। ठीक है। आर्टिकल 84 संसद सदस्यों की अर्हता का निर्धारण करता है। सांसदों की अर्हता का, यानी संसद सदस्यों की अर्हता का निर्धारण करता है। ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 84 है संसद सदस्यों की अर्हता का निर्धारण करता है। जैसे राज्यसभा के लिए 30 साल की उम्र मिनिमम, लोकसभा के लिए 25 साल की उम्र मिनिमम होती है। ऐसे ही और भी अर्हताओं का निर्धारण करता है कि उसका चुनाव क्या निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, कहाँ से वो नागरिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से उसको चुनाव लड़ना है उसी निर्वाचन क्षेत्र में वो मतदाता सूची में उसका नाम हो, बल्कि भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो वो अपना नामांकन के लिए नामांकन पत्र भर सकता है। धारा 5C, यहाँ पे मैं बता दूँ कि धारा जो 5C है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की विधानसभा के लिए सेम प्रावधान करती है। यानी RPA एक्ट 1951 की धारा जो 5C है वो विधानसभा के लिए सेम प्रावधान करती है। यानी ये जो है लोकसभा के लिए अगर प्रावधान दिया है यहाँ पे लोकसभा के लिए, तो विधानसभा के लिए भी सेम ही प्रावधान होता है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता सूची में है तो वो नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, एक चीज़ और सॉरी मैं बताना भूल गई कि RPA एक्ट 1951 की धारा 4D RPA एक्ट की धारा 4D जो है वो चुनाव लड़ने से रोक के, यदि वह किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता नहीं है। ये धारा 4D में क्या लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र से मतदाता सूची में नहीं है, किसी भी संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता सूची में नहीं है, तो उसको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। और जो धारा 5C है वो विधानसभा के लिए भी सेम प्रावधान करती है। ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो ये स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न तीनों के द्वारा पहली चीज़ तो नियंत्रण रखती है। इसके अलावा शून्यकाल भी हमारा होता है। ठीक है। ये होता है 12 से 1 बजे के बीच में दोपहर में। हमारा जो प्रश्नकाल होता है वो होता है 11 से 12 बजे के बीच में। स्थगन प्रस्ताव होता है अनुपूरक प्रश्न, यानी कि जैसे कोई मंत्री अगर किसी विधि के बारे में कोई भी मुद्दा संसद में रखता है तो उससे संबंधित प्रश्नों को मौखिक या लिखित रूप में अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं, जैसे संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखती है, तो वो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, अनुपूरक प्रश्न, शून्यकाल, प्रश्नकाल, इन सब के द्वारा जो है संसद जो है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस पे प्रतिबिंबित होता है? तो ये होता है उद्देशिका में। संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो ये होता है उद्देशिका में। उद्देशिका जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसे कहते हैं, जिसे नेहरू जी ने यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले वो किया था, दिया था कि ये उद्देशिका को जोड़ा गया था, उन्हीं ने ही लिखा था, ठीक है। तो उन्हीं के दिए हुए उस पर ये से जोड़ा गया था। तो यहाँ पे उद्देशिका की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ये है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करती है उद्देशिका, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करती है। धर्म, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है, ठीक है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात करती है। अवसर की समता की बात करती है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात करती है। और जैसे उद्देशिका जो है यानी कि हमारी क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करती है। धर्म, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना यानी इन 5 चीज़ों की स्वतंत्रता की बात करती है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता इसकी बात करती है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि किस किस, चूँकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें कैसी कैसी न्याय की बात की गई है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो जो नेहरू जी ने उद्देशिका लिखी थी उससे लिया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ से ये लिया गया है और इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। वैसे तो प्रस्तावना सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्यौरा देता है, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को शॉर्ट में हमें बताता है, वो है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना तो सबको याद ही होनी चाहिए, पर अगर नहीं भी आपको याद है तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित होता है, ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अधिकार व्यक्तिगत है और समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र है, ये भी गलत है। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार इम्पॉर्टेंट है, ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, तो ये भी गलत है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है, तो ये भी गलत है। तो हमारा पहला क्या है, अधिकार कर्तव्य से सहसंबंधित है। अधिकार, अब यहाँ पे बात की जाए तो अधिकार कर्तव्य, तो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात करें। अधिकार जो हमें देता है वो फंडामेंटल राइट देता है, यानी मूल अधिकार, और हमारा जो कर्तव्य निर्धारित करता है वो फंडामेंटल ड्यूटी करता है, यानी कि मूल कर्तव्य। तो अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार जो है प्रवर्तनीय होते हैं, और जो मूल कर्तव्य होते हैं वो प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। अब यहाँ पे प्रवर्तनीय से क्या तात्पर्य है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनके हनन पे, फंडामेंटल राइट्स के हनन पे हम इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, परंतु हम मूल कर्तव्य के हनन पे ऐसा नहीं कर सकते, यानी ये प्रवर्तनीय नहीं है। और दोनों एक दूसरे से सहसंबंधित है, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। तो ठीक, ये सीधी सी बात है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। हमारा अगला ऑप्शन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अर्थात अगर कोई भी निर्णय लेना है तो मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय होगा, वो किसी भी मंत्री का व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा। यानी कि संसद में अगर कोई भी निर्णय लिए जा रहे हैं, कोई विधि पास की जा रही, कुछ भी किया जा रहा है, तो वो मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय होगा, किसी पर्टिकुलर मंत्री का वो निर्णय व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा। सरकार मंत्रिपरिषद का समर्थन जब तक प्राप्त रखेगी, सरकार को जब तक मंत्रिपरिषद का समर्थन प्राप्त रहेगा, यानी कि सामूहिक निर्णय लिया जाता रहेगा, तब तक सरकार मतलब उसमें रहेगी, सरकार बनी रहेगी, वरना सरकार के गिरने के भी चांसेस होते हैं। तो यानी कि कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व बनी रहती है।
अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पहला, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि को और चरित्र को। लोकतंत्र का गुण क्या है कि ये साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। इसके अलावा कानून का शासन लाता है। क्या? कानून का शासन लाता है। अधिकारों का सम्मान करना सिखाता है। अधिकारों का सम्मान करना सिखाता है। एक वोट प्रति व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक वोट का अधिकारी होता है। एक वोट एक व्यक्ति, ठीक है, ये भी अधिकार देता है। ठीक है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, चुनाव जो होगा वो स्वतंत्र होगा और निष्पक्ष होगा, यानी किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी चीज़ें हमारा लोकतंत्र का गुण है। लोकतंत्र का गुण क्या क्या है? कानून का शासन, अधिकारियों का सम्मान, एक वोट प्रति व्यक्ति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्रता, ये सभी चीज़ें लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है और जिसकी वजह से वो साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ स्टूडेंट, आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिए, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो आपका सेशन का जो PDF है वो आपको क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर आपको मिल जाएगा, जिससे अगर आपको फिर से उसको रिवीजन करना हो तो आप शॉर्ट फॉर्म में उसको कर सकें। तो PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो ये है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि उद्देशिका में क्या क्या लिखा है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखवाया था। विचार, धर्म, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है क्वेश्चन कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, जबकि हमारा जो उद्देशिका है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की। जबकि जो स्वतंत्रता की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम बता सकते हैं कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देश्य में सन्निष्ठ नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इवन इन UPSC, PCS और आपके जो वनडे एग्जाम, SSC, बैंकिंग, रेलवे और उसके अलावा जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ प्रस्तावना को ज़रूर याद रखिए। उसमें जो डेट मेंशन की गई है वो भी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान अग्रीड किया गया था, वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा और याद करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट काफ़ी टॉपिक बन जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो ये दोनों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, तो ऐसा नहीं है। मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित होते हैं, तो ये भी नहीं है, विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंध नहीं होते। जब मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया जा रहा था अपने संविधान में, तो जो लोग सम्मिलित कर रहे थे उनका यह मानना था कि मूल कर्तव्यों के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं होगी, ये स्वतः ही लोगों में अधिगृहित हो जाएगा, यानी स्वतः ही लोग इसका पालन करेंगे। जानने के बाद इसके लिए किसी कानून बनाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए इसके ये प्रवर्तनीय भी नहीं होते कि इनके खिलाफ़ आप कहीं भी जाके आप याचिका दायर कर सकें कि मेरा इस मूल कर्तव्य का हनन हुआ है, तो ऐसा याचिका दायर कर सकें, वो भी नहीं होता है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि मूल कर्तव्य की बात की गई, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था। और जो है ये 51 में इसको दिया गया है। टोटल 11 मूल कर्तव्य होते हैं और भाग 4 में इसका वर्णन है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करने की बात है। और 11 मूल कर्तव्य आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें पूछ लेता है कभी कभी कि कौन से मूल कर्तव्य हैं या फिर कौन से नंबर का मूल कर्तव्य है। और हाँ, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, क्योंकि शुरू में 10 मूल कर्तव्य थे, जब हमारा 1976 में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य हमारा 86th अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, तो उसको भी याद करने की ज़रूरत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। यानी कि जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसकी सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। यानी कि जो हमारे 3 लेवल पे जो हमारे शासन काम करता है, यानी कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और स्थानीय स्वशासन। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे जो हमारी एक सरकार काम करती है, स्टेट लेवल पे हमारी एक सरकार काम करती है, उसके बाद हमारा स्थानीय लेवल पे काम करता है कौन कौन, पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, तो ये जो हमारा किया गया है कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और स्थानीय लेवल पे पंचायत और नगर पालिका काम करे, ये इसलिए किया गया है जिससे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो सके और लोकतंत्र का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके, जो हाशिए पे चल रहे हैं लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और जो लोकतंत्र का जो बेहतर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, और बेहतर से बेहतर जो हमारी नीतियाँ हैं, सेंट्रल की योजनाएं हैं या फिर जो हमारे सरकारी योजनाएं बनाती हैं, नीतियाँ बनाती हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ निचले तबकों के लोगों को मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा स्थानीय स्वशासन की जो बात करते हैं, ये हमारा 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। जो हमारा 11वीं और 12वीं अनुसूची, जो हमारा इस पंचायती राज जो हमारा 11वीं अनुसूची और नगर पालिका हमारा 12वीं अनुसूची के तहत ये एक्सप्लेन करती है। ठीक है, यानी पंचायती राज प्रणाली। तो स्थानीय स्वशासन हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी प्लीज़ स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको पूछा जाता है और अलग अलग लेवल पे अलग लेवल के एग्ज़ाम भी होते हैं, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला हमारा ऑप्शन था अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे अधिकार नहीं हो सकते हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, ये भी गलत है। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है, तो ये भी गलत है, कुछ नागरिकों के नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, तो अधिकार जो है, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स भी हमारे राज्य के विरुद्ध ही नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, तो इसलिए इसमें से ये सही है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है। तो हमारा ऑप्शन पे हम चलते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन नहीं, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये ऑप्शन बी सही है। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करने का अधिकार, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहायता। ये हमारा जोड़ा गया था, एक मिनट, ये हमारा जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ठीक है, 47 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ये हमारा आर्टिकल है 43A उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये हमारा आर्टिकल 43A है। 39A भी इसी के थ्रू जोड़ा गया था, वो क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। 48A भी हमारा ऐड किया गया था, वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण। तो ये सारे जो है हमारे 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत ऐड किए गए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी
खासकर इवन पीसेस जब मैंने दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 का डिक्टेशन दीजिए कि उसे लघु संविधान भी कहते हैं। ये चीज़ मैं भी बता दूं कि 42nd अमेंडमेंट को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस इसने लाए थे, तो जिसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके जितने भी क्या क्या हुआ था किस किस लेवल पे, उसको याद रखने की ज़रूरत है आपको। तो 42nd अमेंडमेंट प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव हो, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव हो, विचारधारा का अभाव हो। तो समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव हो। विशेषाधिकार हमारे आर्टिकल 105 और 194 में एक्सप्लेन किया गया है। 105 में लोकसभा के लिए, लोकसभा राज्यसभा के लिए, और 194 में विधानसभा विधान परिषद के लिए हमारे विशेष अधिकारों को एक्सप्लेन किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें अगर समानता लानी है, राइट टू इक्विटी हमारा मूल अधिकार है आर्टिकल 14 के तहत, तो अगर हमें समानता लानी है तो हमें विशेष अधिकारों का अभाव करना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है तो उससे समानता नहीं आ सकती, इसलिए विशेषाधिकारों का अभाव जितना रहेगा उतना ही समाज में समानता व्याप्त रहेगी। हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। तो पहले हम पहले ऑप्शन पे चलते हैं। गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? तो मैं बता दूं, गैर सरकारी विधेयक वो होता है जो मंत्री को छोड़कर अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। अब यहाँ पे मंत्री कौन होता है ये ध्यान देने वाली बात है। तो हमारा जो मंत्रिपरिषद होता है उसके जितने भी मंत्री होते हैं वो मंत्री कहलाते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद में हमारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये तीनों को मिलाकर हमारा मंत्रिपरिषद बनता है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हमारा मंत्रिपरिषद बनता है। तो इस मंत्रिपरिषद के जो भी सांसद होते हैं वो सारे मंत्री होते हैं। मंत्री के अलावा जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो भी विधेयक पेश किया जाता है वो गैर सरकारी विधेयक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो ये सीधे सीधे गलत है, ऐसा नहीं होता। मंत्री के अलावा जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और अगला का ऑप्शन हमारा क्या है? हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो गैर सरकारी विधेयक होता है वो किसी भी विषय पर लाया जा सकता है। ऐसा कोई उसके लिए पर्टिकुलर ये नहीं है कि इस विषय पर नहीं लाया जा सकता, किसी भी विषय पर लाया जा सकता है। इवन संविधान संशोधन विषय पर भी लाया जा सकता है गैर सरकारी विधेयक। अगला हमारा, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। तो ऐसा नहीं है। अभी जो है अभी तक 372 गैर सरकारी विधेयक लाए जा चुके हैं, जिसमें से 14 पास भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अभी नया लाया गया। गैर सरकारी विधेयक हमेशा आता रहता है। गैर सरकारी विधेयक हर फ्राइडे को लाया जाता है, यानी कि हर शुक्रवार को लाया जा सकता है, किसी भी शुक्रवार को। और पूरे सत्र के दौरान इसे 3 बार पेश किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सत्र में पूरे सत्र के दौरान इसे 3 बार पेश किया जा सकता है और एवरी फ्राइडे को इसे लाया जा सकता है। अभी तक 14 पास हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अभी पहली बार लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है हमारा सही होगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सेशन पसंद आया हो। हम यहीं पे अपनी क्लास को ओवर करते हैं। आगे भी मैं ऐसा सेशन लाने की पूरी कोशिश करूँगी, सिर्फ पॉलिटी का ही नहीं, हम और भी जीएस के सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे और बेहतर तरीके से उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सेशन केवल यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसे देखें और जो भी आपके व्यूज़ हो उसे कमेंट सेक्शन में पिन करें, और जो भी आप आगे देखना चाहते हैं उस टॉपिक को लेकर भी आगे कमेंट सेक्शन में पिन करें। और प्लीज़ सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज़।